हो गया, चालू हो गया। हाँ जी, स्टॉप लिखिए क्या है? चल रहा है 7 सेकंड। ठीक। हाँ, सभी बच्चे शांत हो जाएं। आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान, जिसमें हम इकाई 2, सभी बच्चे शांत हो जाएं। इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक, इस इकाई का अध्ययन करेंगे और इस इकाई को बारी बारी से अच्छी तरह से हम समझेंगे कि आखिर में जो रेशे होते हैं उन रेशों से जो वस्त्र बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। आज हम जो महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, मार्केट में साड़ियाँ पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो आज हमें ये देखना है कि वो ऊनी कपड़े हमारे पास कहाँ से और किस प्रकार से आ रहे हैं। सभी लड़के शांत हो जाएं। ठीक, तो अब हम एक सेकंड, सभी बच्चे शांत हो जाएं। तो रेशों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर में वो रेशे क्या हैं और रेशे के किस प्रकार से आते हैं। तो प्रारंभ में जब आदि मानव जंगलों में रहता था तो उस आदि मानव को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उसको अच्छी समझ नहीं थी। धीमे धीमे समय के साथ उसकी समझ विकसित होने लगी और जैसे जैसे उसकी समझ विकसित होने लगी तो वो समझने लगा कि जो हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके बाल हमारे काम आते हैं। कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे भी ऐसे हैं, इन पौधों की जो छाल हैं वो हमारे बहुत काम की हैं। उन छालों से हम बैठने के लिए आसन बना सकते हैं, उन छालों से हम कपड़े बना सकते हैं, उन छालों से हम दरी बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को वो प्रारंभ में धीमे धीमे वो समझ गया था। तो प्रारंभ में आदि मानव ने सुई की खोज कर ली। जब वो समझ गया था कि कुछ जानवर इस प्रकार के होते हैं, उनके बाल काफ़ी बड़े होते हैं, मजबूत बाल हैं, तो वो समझ गया था इनके बालों को तो हम किसी चीज़ को बांधने के लिए काम के ले सकते हैं। इनके बालों को तो अगर हम कोई एक नली ले लें, उस नली के अंदर यहाँ पर हल्का सा छेद कर दें, उसके अंदर उसे डाल करके, तो वो समझ गया ऐसे करके हम किसी चीज़ को सिल सकते हैं। तो उसे धीमी धीमी करके थोड़ी थोड़ी उसकी समझ विकसित होने लगी और उस समझ से वो ये जान गया, ए बच्चे शांत हो जाए, उस समझ से वो ये जान गया कि इसको हम सुई कह सकते हैं और इस सुई की सहायता से हम किसी भी चीज़ को सिल सकते हैं और उसे कपड़े में यूज कर सकते हैं। तो उसने सुई धीमे धीमे सुई को वो समझ गया था, सुई के बारे में उसे पता चल गया था। उन्होंने जानवरों के बालों, अब उसने ये सोचना स्टार्ट कर दिया। पहले आदि मानव में जब हुआ करते थे तो वो ये बात सोचने लगे कि इस प्रकार के जानवर तो हमारे बहुत काम के हैं, इन जानवरों के बाल बहुत बड़े बड़े हैं, इन जानवरों के बालों से हम क्या कर सकते हैं, इन जानवरों के बालों से किसी को सिल सकते हैं, इन जानवरों के बालों को इकट्ठा करके रस्सी बना सकते हैं, इसके जानवरों के बालों से हम मतलब उसे एक अच्छे सीक्वेंस में लगा करके चादर सी बना सकते हैं, बिछा सकते हैं, उसके ऊपर लेट सकते हैं, उसे अपने शरीर पर लपेट सकते हैं। तो वो जान गए थे। तो ऐसे जानवरों को या ऐसे पौधों को जब प्रारंभ में वो जान गए थे और समझ गए थे तो उन्होंने पौधों की रेशेदार भागों से सूत बनाना उसी समय उसने सीख लिया था। प्रारंभ में जब वो समझ गए थे ये पेड़ हमारे लिए बहुत काम का है, ये जानवर हमारे काम का है, तो उन्होंने क्या किया, उन जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया कि इनसे तो हमें काम मिल रहा है, या ये पेड़। तो प्रारंभ में आदमी की जब समझ नहीं होती थी तो उस समय क्या करता था, उसने कोई पेड़ देख लिया, अगर पेड़ का फल अच्छा है तो वो समझ गया इसका तो फल अच्छा है, इसे हम खाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी, तो उसने कहा ये पेड़ अच्छा है, उसने चुन के रख लिया। इसी प्रकार से जानवर को देख लिया। इसी प्रकार से ऐसे पेड़ की उन्होंने लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दी कि जिन पेड़ों से हमें धागे मिल रहे हैं, तो वो हर चीज़ों को उस समय अपने दिमाग लगा के चला करते थे। तो प्रारंभ में वो सारी चीज़ों को समझ गए थे और वो उसी पर तभी से वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने किसी भी चीज़ को पालने के लिए। तो धीमे धीमे वो उसी प्रकार से थोड़े, जब किसी जानवर के बाल अच्छे हैं तो उन बालों को क्या क्या अपने शरीर से लपेट लिया। तो वो ये समझ गए इसके बाल तो इतने गर्म हैं कि जाड़े में हमें बहुत क्या देते हैं, ये गर्मी,
तो उस समय कपड़ा तो नहीं बनाना जानते थे, लेकिन उनके बालों को अपने शरीर से लपेट लिया। तो बालों को शरीर से लपेटे, वो समझ गए तो इसके बाल बहुत गर्म होते हैं, उसके बालों को उन्होंने लेकर के बिछा लिया। तो बालों को बिछाने के बाद क्या, उस पर लेट गए। तो वो समझ गए थे कि इस जानवर के जो बाल हैं वो बाल हमें जाड़े में बहुत ही ज़्यादा रक्षा करते हैं, हमें गर्म रखते हैं। तो उन्होंने उस समय देखो कुछ भेड़ थी तथा दूसरे जानवर, इस प्रकार के जानवर जिन जानवरों से उसे बहुत चीज़ मिल सकती थी, उन जानवरों को उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था और उनसे ऊन को प्राप्त करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। अब हम इस अध्याय के अंतर्गत धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम विस्तृत रूप से थोड़ा समझेंगे और समझने के बाद इस अध्ययन को देखते हैं। अब देखिए, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे जो होते हैं वो पादप रेशे कहलाते हैं। तो जो रेशे हमें पौधों से मिलते हैं, ठीक, जो रेशे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं पादप रेशे। बहुत अच्छी बात भाई, पेड़ों से मिल रहे हैं तो उन्हें पादप रेशे कहेंगे, और जो जानवरों से मिल रहे हैं उन्हें जंतु रेशे कहेंगे या जांतव रेशे कहेंगे। अब पेड़ों से प्राप्त होने वाले, जैसे कपास के पौधे से, अगर हम कपास के पौधे की बात करते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादातर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कपास का पेड़ देखा होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कपास का पेड़ नहीं देखा है। लेकिन कपास का पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, लाभदायक। उस कपास के पेड़ से हमें क्या मिलती है, रुई। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कपास का पेड़ा। तो इसका मतलब एक तो देखो पादप रेशे में कौन आ गया आपका, कपास का पेड़ा। दूसरा पटसन या सन। आजकल तुम जाते हो तो तुम्हें सन की बहुत ज़्यादा रस्सी मिलती है, सुतली मिलती है, सन के बहुत ज़्यादा बोरे मिलते हैं, सन के बैठने के लिए चटाई सी मिलती हैं, सन की मिलती है चटाई। तो वो सारी चीज़ कहाँ से, वो है एक पेड़ है, उसका नाम है पटसन। उस पटसन के पेड़ से मिलती है, ठीक है, उनके तनों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, कपास के रेशों का उपयोग, अब हम कपास के रेशों का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, कागज़ बनाने में, सूती वस्त्र बनाने में, चादर बनाने में, पर्दे बनाने में। अब हम एक नज़र से देखते हैं आखिर में कपास का करते कहाँ पर प्रयोग हैं। ठीक, अगर हम देखें और हम उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं तो ये देखिए, ये है आपके कपास का पेड़, ये आपको दिख रहा है कपास का पेड़। अभी मैंने कपास के पेड़ के बारे में बताया तुम्हें। तो देखिए कपास के पेड़ से देखो हमें ये क्या मिल रही है, यहाँ पर रुई मिल रही है। बहुत अच्छी बात। अब रुई कपास के पेड़ से मिल रही है तो देखिए उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम, सूती वस्त्र बनाने में, पर्दे बनाने में, और देखिए कागज़ बनाने में। ठीक, तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए क्या है, एक लाभदायक है। देखिए हम पिछले फिर पूछते हैं, देखिए वही चीज़ देखो बताई है, अभी मैंने आपको बताई वही चीज़ है। देखिए कपास के, देखिए कपास के रेशों का उपयोग अपन अपनी किताब में देख रहे हैं, कागज़ बनाने में, सूती वस्त्र बनाने में, चादर बनाने में। अभी मैंने दिखाया था कपास का पेड़ तुम्हें, ठीक, और पर्दे बनाने में। ठीक, जब कि हम जूट के रेशों का प्रयोग, अब जूट के बारे में तुम्हें अभी दिखाऊंगा, सभी अच्छे शांत हो जाएं। रस्सी बनाने में, बोरा बनाने में, दरी बनाने में आदि में किया जाता है। जूट का मतलब क्या है, एक शन का जो पेड़ होता है उसे शनी कहते हैं, या कहते हैं उसे पटसन। अभी पटसन का पेड़ दिखाऊंगा। इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम बनाएंगे रस्सी, इससे हम क्या बनाएंगे, दरी, और इससे हम क्या बनाएंगे, बोरा। तो ये दो पेड़ हमारे काम के हैं। लेक्चर तो तब देखता हूँ। अब जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। अब ऐसे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऐसे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जांतव रेशे या जंतु रेशे। ठीक, ऊन तथा रेशम
प्रमुख जातव रेशे हैं। अगर हम ऊन की बात करें, अब जब जाड़े का मौसम आता है तो उस जाड़े के मौसम में जब ऊन के महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं और जो बाज़ार से ऊन खरीद के लाते हैं और जो बाज़ार से स्वेटर खरीद के लाते हैं ऊन के, वो सारे कहाँ से मिलते हैं? वो एक जंतुओं से मिलने वाले हैं। उसके अलावा महंगे महंगे हम रेशम के कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे रेशम की साड़ियाँ पहनी जाती हैं, महंगे महंगे और भी रेशम के पर्दे आते हैं। तो वो रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? वो भी एक जंतु से प्राप्त होता है। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाली दो चीज़ कौन सी हैं? एक तो ऊन है और एक दूसरी क्या है? आपके रेशम। ठीक, अगर हम ऊन के रेशों की बात करें, ऊन के रेशे भेड़ एवं याक के शरीर, एक तो भेड़ से मिलती है, उसके अलावा एक याक जानवर होता है, मैं अभी याद दूंगा याक के जानवर के बालों से, तथा रेशम के रेशे। अब हम रेशम की बात करते हैं तो रेशम की अगर हम बात करेंगे तो रेशम के रेशे किससे मिलेंगे? एक रेशम के कीट से, ठीक, प्राप्त किए। ऊन का उपयोग क्या कर सकते हैं? स्वेटर बनाने में, गर्म कपड़े बनाने में और भी किसी चीज़ के लिए बनाने में कर सकते हैं। जितने भी गर्म कपड़े होते हैं उन्हें बनाने के लिए हम ऊन का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये देखिए मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पौधों से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पादप रेशे। पादप रेशे, ये है कपास का पेड़। इस कपास के रेशे से हमें क्या मिल रही है? कपास से रुई। लेकिन यहाँ इससे पहले मुझे ये बात जाननी है कि आखिर में रेशा क्या है। आखिर में हमें यहाँ पर यह जानना है कि रेशा क्या है। अगर हम रेशे की बात करते हैं तो किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के पतले तंतु को रेशा कहते हैं। रेशा का मतलब होता है बहुत पतला या बाल। जिस बाल देखा हमारे शरीर में बहुत पतला होता है तो उसी को रेशा कहते हैं। अगर कोई भी छोटा सा पेड़ है, उस छोटे से पेड़ पौधे को, किसी को पौधे को अगर आप बार बार पीट दें, एक जगह पर रख कर के उसे बार बार इस प्रकार से अगर पीटते रहें तो पीटने के बाद बहुत पतला सा हो जाएगा, उसमें रेशे से निकलने लगेंगे। ऐसे जैसे तुमने गांव में वो देखी है जो दाब होती है, दाब, उससे जब भुस्को वगैरह को करने के लिए जाते हैं तो दाब लेके आते हैं, तो दाब को थोड़ा पानी के अंदर डाल दिया और उसे थोड़ा पीट दिया। पीटने के बाद दाब सॉफ्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, मूंज भी कैसे उसे सॉफ्ट हो जाते हैं, उसे किसी भी चीज़ को बांध सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो बहुत पतली, जैसे प्लास्टिक की रस्सी देखे सभी ने, अगर प्लास्टिक की अगर आप रस्सी लेकर के आएंगे, उस रस्सी को जब आप खोलेंगे तो उस रस्सी में बहुत पतले पतले धागे निकलते हैं। उन्हीं धागों को हम क्या कहते हैं? रेशा। तो रेशा क्या है? रेशा वो किसी प्राकृतिक का हो सकता है या किसी कृत्रिम पदार्थ का होता है। कृत्रिम पदार्थ क्या है? जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है? हमारी कृत्रिम पदार्थ है। तो अगर तो कृत्रिम पदार्थ जो होता है उसका रेशा होता है, और प्राकृतिक में क्या है? अपने पेड़ आगे, पौधे आगे, जंतुओं के आगे रेशा। जैसे हमारे बाल हैं, अगर हमारे बाल की बात करेंगे तो ये देखो रेशा में ही आता है। तो रेशा कैसे कि अगर कोई पूछता है तो रेशा के बारे में क्या है? किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के पतले तंतु को, तंतु का मतलब होता है धागे, तंतु का मतलब क्या है? धागे। ठीक, तंतु जैसे यानी धागे जैसी रचना को हम क्या कहते हैं? रेशा कहा जाता है। ठीक, अब पादप रेशे। अब रेशे भी दो प्रकार के, एक तो होते हैं पादप रेशे जो पौधों से मिलते हैं, एक जंतुओं से मिलते हैं, जंतु रेशे कहते हैं। तो रेशे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक, रेशे दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो दो। अब पहला हो गया पादप रेशे। तो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को हम क्या कहते हैं? पादप रेशे। जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप रेशे कहते हैं, और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम क्या कहते हैं? जंतु रेशे कहते हैं या जातव रेशे, या जातव रेशे। ये देखो लिखा हुआ जातव रेशे। ठीक, पहले इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। अगर कोई पूछता है रेशा कितने प्रकार के होते हैं, रेशा दो प्रकार के होते हैं। एक तो रेशे वे थे जो पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें पादप रेशे कहते हैं, और जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जंतु रेशे या जातव रेशे कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब पौधों से प्राप्त होने वाले में देखिए, पहले हमने कपास, हमारे किताब के अंदर कपास का जिक्र दिया है। ठीक, कपास के बारे में लिखा है।
तो ये है देखो कपास का पेड़। सबको कपास का पेड़ दिख रहा है? इस कपास से हमें क्या मिल रही है? ये देखो रुई मिल रही है। अब इस रुई का हम कहाँ प्रयोग करेंगे? अब इस रुई का हम कहाँ प्रयोग करेंगे? सूती वस्त्र के उद्योग में। ये वहाँ जब सूती वस्त्र के उद्योग पहुँचते हैं तो वहाँ सूती वस्त्र बनते हैं। सूती वस्त्र बने तो यहाँ से क्या बनेंगे? आपके सूती पर्दे बन जाएंगे। उसके अलावा कपड़े बनाने में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से कोई पूछता भी है कि कपास से हमें क्या मिलता है तो क्या बताएंगे आप? कपास से हमें रुई मिलती है, रुई से हमें क्या बनता है? सूती वस्त्र बनते हैं, पर्दे बनते हैं और कागज बनते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो अब थोड़ा, अब दूसरा हमारा था एक और पादप रेशे। दूसरे वाले का भी देखो जिक्र किया हमारी किताब में। तो दूसरे वाले पादप रेशा है हमारा सन। सन यानी कि पटसन। पटसन जैसे हम सनई भी बोलते हैं, पटसन पौधे को ही हम सनई कहते हैं। ये देखिए उसकी फसल का फोटो है। ये तुम्हारी किताब में नहीं है, मैं अपने लिए निकाल के लाया हूँ तुम्हें समझाने के लिए। अब इसके देखिए जो मिलने वाले जो प्राप्त होते हैं, कहते हैं क्या मिलता है? इससे हमें जूट मिलता है। इसके जो रेशे होते हैं, ये दिख रहे हैं रेशे, ये देखिए कितने रेशे, ये जूट है रेशे। इन रेशों का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? देखो दरी बनाने में, ये देखो रस्सी बनाने में। ये देखो रस्सी तुमने देखी है? कहते हैं कोई भी मजबूत काम करना हो तो कहते हैं भाई गांव वाले जाके भाई सन की रस्सी ले आओ। उन्हें मालूम है कि सन की रस्सी क्या है? बहुत ज़्यादा क्या होती है? मजबूत होती है। अब उस सन का प्रयोग कहाँ से? सुतली में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बोरे बनते हैं, गेहूँ भर सकते हैं, ठीक, चावल मक्का बाजरा कुछ भी बोरे के अंदर भर सकते हैं। ये कहाँ से बनाई? बहुत मजबूत रस्सी है, पटसन की रस्सी है। रस्सी मजबूत बन रही है। उसके अलावा ये दरी को दरी, पहले विद्यालयों में प्लास्टिक वाली जब चटाई नहीं हुआ करती थी तो पहले विद्यालयों में इसी पर बैठ के पढ़ा करते थे सभी लोग। तो ये सारी चीज़ हमें कहाँ मिलनी है? पटसन के पौधे से। और ये सब क्या है? ये सब है आपके पादप रेशे, पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये पटसन का पौधा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो कपास का जो पेड़ है वो हमारे लिए क्या है? बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार से आदि मानव जो थे उनकी भी दिमाग में सारी समझ आने लगी। फिर धीमे धीमे इंसान जैसे जैसे ज़्यादा विकसित हुआ, मशीनें आ गई। मशीन से आने के बाद आज वो स्थिति आ गई है कि हमें बहुत अच्छे बोरे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे रस्से मिल जाते हैं, बहुत अच्छे बैठने के लिए दरी मिल जाती है पटसन की, बहुत अच्छी सारी चीज़ें आज हमें ये मिल रही हैं। उसी प्रकार से अगर हम जंतुओं की अगर हम बात कर सकते हैं तो जंतुओं के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं जो हमारी किताब के अंदर है। देखो जंतु रेशे, एक देखिए आपको ये देखिए एक बकरी दिख रही है। इस बकरी का नाम है अंगोरा। ये अंगोरा बकरी आपकी किताब में भी डायग्राम देगा। इसके अलावा एक देखिए ये बकरी है। उसके अलावा देखिए ये याक है, ठीक, ये याक है। और ये आपके सामने लामा है, लामा, ठीक। इसके बाल देखिए कितने बड़े। उसके अलावा एक है आपका अल्पैका, इसे हम बोलते हैं अल्पैका, अल्पैका। और ये है आपका मनपसंद ऊंट। इसका मतलब क्या हुआ? अंगोरा बकरी, इसके बालों को देखिए आप। इस बकरी को अगर आप गौर से देखोगे तो इसके बाल देखिए, बाल इसके कितने बहुत घने हैं, बहुत ज़्यादा घने। अगर इसके बालों को समय पर न काटा गया तो बकरी मर जाएगी। बाल काटने से बकरी की जान भी बच रही है। दूसरी बात, बाल हमारे गांव में इतने आ रहे हैं कि उससे हमें क्या मिल रहा है? ऊनी वस्त्र मिल रहे हैं पहनने के लिए। ये बकरी हमारे लिए क्या है? बहुत लाभदायक है। जब लाभदायक है तो इसे ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में लोग पालते हैं और पालने से क्या करते हैं? इससे ऊन उतारते हैं और उस ऊन को जाकर के बाज़ार में बेच दिया जाता है। और आज हम बढ़िया बढ़िया जो महंगे कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं? ऊन, वो ऊन आती है इनके बालों से। दूसरी बकरी को देखिए गौर से, इसके भी देखिए बाल बहुत बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े बाल हैं। इसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं तो इसके बाल क्या आ रहे हैं? इसके बालों से क्या बन रही है? हमें ऊन मिल रही है हमें। ये याक है, याक के देखिए बाल कितने बड़े हैं,
क्या मिल रही है हमें? ऊन। तो ये ऊन देने वाले हैं, इससे ऊन मिल रही है, इससे देखिए ऊन मिल रही है, इससे ऊन मिल रही है। बस फर्क इतना है कि ये अलग अलग जगहों पर रहते हैं। हम भारत में रहते हैं तो भारत में रहने वाले कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमें इस प्रकार के जानवर वो हमें अलग ऊन देते हैं। अमेरिका में देखे वहाँ अलग हैं, अफ्रीका में अलग हैं, चीन में अलग हैं, कश्मीर में ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ की बकरी अलग है, वहाँ भी भेड़ होंगी, वो भी ऊन देती होंगी। तो आखिर में इस ऊन से देखिए क्या मिल रहा है। इन जानवरों से, जो आपके सामने ये जानवर हैं, इन जानवरों से देखिए क्या, इनके जो बाल से देखिए क्या, ये देखिए ये बाल हैं, इन जानवरों से हमें ये बाल मिले। इन बालों से देखिए क्या मिला हमें? ऊन के कपड़े। और ये क्या मिली हमें? ऊन मिली कि नहीं? तो हम इतनी बात को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ गए कि जो हम अच्छे अच्छे ऊनी कपड़े पहनते हैं, वो ऊनी कपड़े हमें कहाँ से मिल रहे हैं? किसी जानवर से मिले, यानी जंतु से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऊन क्या है? ऊन एक क्या है? जंतु रेशा है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम एक और जानवर का बात करते हैं, जंतु का बात करते हैं, जो बहुत कीट है। ये है एक रेशम कीट। ठीक, एक रेशम कीट है। इस रेशम कीट से आप देखेंगे तो इस रेशम कीट से हमें देखिए रेशम प्राप्त होता है। ये शहतूत की पत्तियां होती हैं, उस शहतूत की जो पत्तियों के ऊपर ये अपना जीवन यापन करता है। और इसके जो प्यूपा होते हैं उससे हमें रेशम के पतले पतले धागे मिलते हैं, जिसे मार्केट में आकर के बढ़िया बढ़िया आपको कपड़े मिलेंगे, रेशमी कपड़े। जब मार्केट में जाएंगे दुकान पर तो सबसे महंगे कपड़ों की अगर लिस्ट में आता है तो तुम्हारा रेशम ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि रेशम हमें मिल तो रहा है, लेकिन रेशम हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें रेशम बहुत महंगा, वो एक कीट से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? रेशम एक जंतु रेशा। तो रेशम क्या है? एक जंतु रेशा है कि नहीं? तो रेशम क्या है? एक जंतु रेशा। अब देखते हैं थोड़ा जंतु के बारे में और विस्तार से। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं को अब हम देखेंगे। ठीक, सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बालों से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। ऊन किसे कहते हैं? तो ऊन भेड़ के जो सॉफ्ट बाल होते हैं, उन बालों से ही हमें ऊन प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं थोड़ा और आगे कुछ जंतु, जैसे याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। हम याक का भी प्रयोग करते हैं, हम ऊंट का भी प्रयोग करते हैं, हम भेड़ का भी प्रयोग करते हैं। तो इनके बालों का भी प्रयोग हम किस में करते हैं? ऊन प्राप्त करने में है। ऊन को हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे? तो सूटर बुनने के लिए बाजार, तो ऊन हमें बाजार से मिल जाती है, जहाँ से सूटर बुने जाते हैं अपने। जिन बास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग देश हैं, कहीं अधिक ठंड पड़ती है, कहीं अधिक गर्मी पड़ती है, हर जगह के अलग अलग मौसम होता है। तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जिन जंतु के बाल बहुत ज़्यादा हमारे काम के होते हैं, और उन बालों से हमें क्या मिल जाती है? ऊन। तो वो अलग अलग देशों में पाले जाते हैं, अलग अलग वहाँ का वातावरण होता है ठंड गर्मी के हिसाब से। ठीक, यही बात लिखी है। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक अंगोरा बकरी, ये देखो दिख रही है, ये बकरी है एक अंगोरा बकरी। इस अंगोरा बकरी को अगर तुम गौर से देखोगे तो ये अंगोरा बकरी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली है। ठीक, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इससे मिलने वाली जो ऊन है, अब इससे हमें ऊन मिलेगी, तो इस बकरी के नाम से हम उसे क्या कहेंगे? अंगोरा
ऊन, अंगोरा, अंगोरा बकरी से मिली है तो अंगोरा ऊन कह दो उसे, ठीक। तो उसे हम क्या, अंगोरा ऊन। तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की शालें बनाई है। ये है देखिए एक कश्मीरी बकरी। इस बकरी को ज़रा गौर से अगर तुम देखोगे तो इसका हिसाब किताब देखिए आप, बाल देखिए इसके, ठीक। तो ये देखो लिखा हुआ कश्मीरी बकरी लिखा हुआ, ठीक। कश्मीरी बकरी से हमें क्या, पश्मीना ऊन मिलती है। अब इससे जो ऊन मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, पश्मीना ऊन। ये देखो लिखा हुआ पश्मीना ऊन, ठीक, पश्मीना ऊन। तो पश्मीना ऊन से क्या होगा, पश्मीना ऊन से स्वेटर बना दो तो उसे कहेंगे पश्मीना ऊन का स्वेटर। पश्मीना ऊन से अच्छी अच्छी शाल बना देंगे ओढ़ने के लिए, अपने बदन को ढकने के लिए जाड़े के मौसम में, तो कह देंगे ये पश्मीना की शालें हैं, ठीक। उससे अलावा दरी भी बना सकते हैं और भी सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर हम याक की बात करते हैं, याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अभी याक को मैं दिखाऊंगा अभी आपको। उस याक का जो ऊन है वो तिब्बत और लद्दाख में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और अल्पेका नामक जंतु से ऊन प्राप्त की जाती है। अब हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, सॉरी, ये है देखो दक्षिण अमेरिका के जंतु जिनसे हमें ये चीज़, ये है देखो, ये क्या है हमारी दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। ये है देखो दक्षिण अमेरिका। अब लामा को देखो, इसे देखो लामा को गौर से, ये दक्षिण अमेरिका में मिलता है, ठीक। ये देखिए अल्पेका, शकल सबकी मिलती जुलती है, बकरी टाइप भेड़ टाइप में होती है। इसके भी देखिए बहुत सारे बाल हैं, ठीक। ये देखिए कितने बाल हैं, ये देखिए कितने बाल हैं। इसके भी बहुत सारे क्या हैं, ये बाल हैं। इसके भी देखिए बहुत सारे क्या हैं, बाल। देखिए दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, इससे विभिन्न प्रकार की क्या मिली हमें, ऊन। अब याक का देखो, अभी याक के बारे में बताया था, याक, अभी याक के बारे में थोड़ा जिक्र किया था हमने, याक के बारे में। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर याक के बारे में, ये क्या, याक, याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। लिखा हुआ याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। देखिए इस याक का ऊन, इस याक का ऊन, इस याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ये है याक, ये है याक। इस याक का ऊन कहाँ पर प्रचलित है, तिब्बत, तिब्बत और लद्दाख, तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ये देखिए है, खुदा ने इधर देखो, तो ये याक के बारे में, अगर याक के बारे में पूछता है तो देखो लिखा हुआ है तिब्बत और लद्दाख में इसका ऊन प्रचलित है, ठीक। देखिए यहाँ पर तुम्हें थोड़े मैं काम दे दूंगा, अपनी अपनी किताब को थोड़ा पढ़ के देखना। अभी किताब के बारे में व्यवस्था होगी, किताब देखो थोड़ा, किताब के बारे में अभी देखो, जंतु रेशे प्रदान करने वाले 4 जंतुओं का नाम लिख दो। किसी ऐसे जंतुओं का नाम लिखो जिनसे हमें क्या मिलती है, जंतु रेशा मिलता है। तो केवल 4, नमस्कार। तो इसमें देखिए 4 हैं, 4 जंतुओं के आपको नाम लिखने हैं, ठीक। उसके अलावा आप पादप रेशे, पादप से प्रदान करने वाले 2 पौधों के नाम लिखो। कोई 2 पौध आराम से बहुत से है, कपास और पटसन। पटसन से हमें क्या मिलता है, जूट या सनई या शनई, ठीक।
उसके बाद अगला है, देखिए एक और प्रश्न मैंने तुम्हारे लिए, पश्मीना की सालें किस जंतु से प्राप्त होती हैं? पश्मीना की शालें, पश्मीना की शालों वाले को बता देना। पश्मीना की शालें कश्मीरी जो होती हैं, कश्मीरी बकरी होती हैं, उन्हीं से पश्मीना शालें। अब रुई किस पौधे से प्राप्त हुई? तो बिल्कुल सिंपल, तो जब भाई मैंने लिख दिया कपास, कपास के पौधे से रुई प्राप्त होती हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम इसमें देखते हैं कि आखिर में जो ऊन हमें प्राप्त हो रही है, उस ऊन तैयार करने की विधि क्या है? जो हमें ऊन मिल रही है, वह ऊन तैयार होने की विधि क्या है? आखिर में वो ऊन हमारे पास आ रही है, वो ऊन किस प्रकार से आ रही है और उस आने की प्रक्रिया क्या है, किस किस प्रक्रिया से वो गुजरती है। तो अब हम देखिए भेड़ के रेशों की अगर बात करते हैं, जो भेड़ अगर आपने अभी मैंने तुम्हें दिखाई है, उस भेड़ के रेशे करते बाद तो उसमें दो प्रकार के बाल पाए जाते हैं भेड़ के रेशों में। एक तो बाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम दाढ़ी के बाल बोलते हैं, जो भेड़ होती है उस भेड़ के चेहरे पर यहाँ पर लगे होते हैं, उसे हम दाढ़ी के बाल बोलते हैं। तो दाढ़ी के बाल जो होते हैं बहुत सख्त होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत सख्त, सख्त का मतलब कड़े, जो हमारे ज़्यादा काम के नहीं हैं। और दूसरे बाल उसकी त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बार होते हैं। जो उसका शरीर होता है, उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेंगे? बाल। तो वही जो बाल होते हैं वो बहुत वैसे होंगे, मजबूत होंगे, बहुत मुलायम होते हैं। तो वही बाल है, उन्हीं बालों से, ठीक, उन्हीं मुलायम बालों का प्रयोग हम ऊन बनाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक भेड़ है, इस भेड़ के पूरे शरीर पर देखिए यहाँ पर बाल थे, तो ये बाल देखो किस प्रकार से, ये इन्होंने बालों को क्या कर दिया? उतार दिया। इन बालों को क्या कर दिया? इन्होंने उतार दिया। यहाँ पर देखिए बाल उतार दिए। तो ये वाले बाल इसकी जो दाढ़ी पे हैं, ये हमारे काम के नहीं हैं, ये वाले काम के नहीं हैं। और ये जो इसके शरीर पर पाए जाते हैं बाल, देखो ये बाल हमारे क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा काम के बाल हैं। ठीक, इतनी बात थोड़ी समझ में आई। अब हम देखेंगे भेड़ पालन और प्रजनन। अभी रुक जा। भेड़ पालन, अगर हम भेड़ पालन के बारे में देखते हैं तो भेड़ का पालन और प्रजनन कैसे होता है? पालन के बारे में देखिए, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। हमारे देश में भेड़ों को क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि हमें ऊन अधिक चाहिए। हमें ऊन क्या चाहिए? हमें ऊन क्या चाहिए? हमें ऊन अधिक चाहिए। जब हमें ऊन अधिक चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेड़ों को लेंगे और उनको पालेंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा की बात कर सकते हैं हम, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के इतने मैदानी भागों में जो कुछ लोग होते हैं, वहाँ के लोग वो 100, 200, 300, 400, 500 भेड़ें पालते हैं और झुंड के रूप में उन्हें चराने के लिए खेतों में लेके जाते हैं। तो ये देखिए इतनी जगह पर लोग भेड़ पालते हैं। अब भेड़ के खाने के लिए अगर कंडीशन में बात करते हैं तो भेड़ क्या होती है? शाकाहारी होती है। भेड़ कैसी होती है? शाकाहारी होती है। मतलब वे घास फूसी खाती है, शाकाहारी है तो घास फूसी खाएगी। ठीक, वे घास और पत्तियां ही खाना पसंद करती हैं, लेकिन लोग उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त उन्हें दाल भी खिला देते हैं, वो मक्का भी खिला देते हैं, उन्हें ज्वार भी खिला देते हैं और खली। खली का मतलब पता है? खल, खल, खर, जो सरसों की खल निकल आते उसे भी खिला देते, उसके अलावा तिल की खर निकल आए उसे भी खिला देते, मूंगफली की खर निकल आई उसे भी खिला देते, और भी बहुत सारी चीज़ों की, गेहूँ की खल नहीं निकलती है। ठीक, अब भेड़ों के रेशम का गुणवत्ता, अगर हम शांत हो जाओ सही बच्चे। भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है।
अगर वो अच्छा अच्छा सामान खाएंगे, अच्छा उन्हें पोषण मिलेगा खाने के लिए, खल भी मिलेगी, मक्का भी मिलेगी, दालें मिलेंगी। तो जब बढ़िया पोषण खाएंगे, अभी थोड़ी देर रुको, अभी नहीं, अभी देखभाल के लिए रखते हैं। भेड़ की कुछ नस्ल के बारे में बात करें। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं। शांत हो जाए सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए। जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। अब हम भेड़ों की नस्ल के, अगर हमें कुछ प्रकार अच्छी भेड़ चाहिए उस भेड़ों के बारे में थोड़ा अब हमें देखते हैं। देखिए भेड़ों का वर्ण संकर, भेड़ों का वर्ण संकर, भेड़ों का वर्ण संकर। अगर हम भेड़ों का वर्ण संकर का मतलब होता है कि हमें एक अच्छी भेड़ चाहिए। जैसे एक हमारे पास ये भेड़ है, एक हमारे पास ये भेड़ है, दोनों ही भेड़ हैं। इस दोनों ही भेड़ से हमने एक तीसरी भेड़ बनानी है। तो तीसरी भेड़ बनाने के लिए जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपकी फीमेल, ये आपकी फीमेल भेड़ है यानी कि मादा, ये क्या है आपकी नर। तो हम इन दोनों के वर्ण संकर से तीसरी देखिए भेड़ बना देंगे बहुत अच्छी। ये भेड़ बन जाएगी आपकी हिसार डेल, ये है बीकानेरी और ये है मैरिनो। यार 2 मिनट तो मैं सपना बैठा। आगे देखो, अब हम इसमें देख रहे हैं गुणवत्तापूर्ण ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। अब कुछ विभिन्न प्रकार की देखिए ये नस्लें हैं। देखिए ये भेड़ों की कुछ प्रजातियां हैं। इन भेड़ों की प्रजातियां देखिए ये कहाँ मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं। इसकी गुणवत्ता देखिए उनकी, ये तुम्हारी किताब के बारे में दे रखा है। बाकी सभी बच्चे ऐसा तुम जाओ, सभी बच्चे जाओ, ख़त्म। फिर आगे कल पढ़ना, ठीक है।